सदन से सड़क तक विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इसी विवाद के बीच राज्य सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दे दिया है। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आज पूरे मुद्दे पर साफ साफ स्थिति अपनी रखी है और मंत्री का यह कहना है कि जब तक केंद्र का इंटेंशन क्लियर नहीं होगा तब तक समाधान में दिक्कत रहेगी। हमारे पास बजट का प्रावधान है लेकिन केंद्र का हिस्सा आए बिना हम दरवाजा ओपन नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति में कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह राज्य सरकार के दायरे में आता है और 70% भुगतान पूरा भी किया जा चुका है। असल समस्या होती है जहां केंद्र राज्य शेयरिंग है। मंत्री ने ये बताया कि अगर केंद्र का शेयर राज्य तक नहीं पहुंचेगा तो वित्त विभाग हमें पैसा जारी नहीं कर पाएगा। बजट होते हुए भी दरवाजा बंद रहता है, यही सबसे बड़ी टेक्निकल समस्या है। मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्र की नई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। तो देखिए, छात्रवृत्ति पर अब सियासत तेज हो गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए कब कितनी राशि मिली है। तो पोस्ट मैट्रिक के लिए बीसी कैटेगरी में की बात कर ले तो राशि दी गई है। एक एक करके आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम बता रहे हैं। 2024-25 में 33.77 करोड़ रुपए ही मिले थे और इसके बाद की अगर हम बात कर लें तो पोस्ट मैट्रिक के लिए 2025-26 में 370 करोड़ की जरूरत पड़ी। इसके साथ ही 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक के लिए एक भी पैसा अब तक नहीं मिला है। प्री मैट्रिक के लिए 2023 में 24 से 67 करोड़ की जगह 7 करोड़ ही सिर्फ मिला है और इसे ही लेकर के लगातार सियासत भी तेज हो रही है कि केंद्र सरकार का सपोर्ट राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है। 2024-25 में प्री मैट्रिक के लिए 66 करोड़ की जगह सिर्फ 12 करोड़ ही मिले हैं। तो लगातार मंत्री की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्री मैट्रिक के लिए 2025-26 में 45 करोड़ की जरूरत थी और आपको बता दें कि प्री मैट्रिक के 2025-26 में अब तक 3 करोड़ ही मिले हैं और इसे ही लेकर के लगातार सवाल चमरा लिंडा की तरफ से भी उठाया गया। कक्षा 1 से 8 तक 70% भुगतान पूरा हुआ है। असल रुकावट शेयरिंग में है और जो कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया जा रहा है, ऐसा मंत्री का आरोप है, चमरा लिंडा ने कहा है। तो देखिए, छात्रवृत्ति का पैसा केंद्र सरकार को मिलेगा। देखिए अब क्या क्या आरोप चमरा लिंडा ने लगाया वो आपको बताते हैं। केंद्र सरकार सीधे पैसा स्टेट को नहीं देती है। छात्रवृत्ति के लिए राज्य सरकार को केंद्र से पैसा मांगना होगा। इसके साथ ही चमरा लिंडा ने आगे और क्या कुछ कहा है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1 से 8 तक के जो क्लास के हैं उनके भुगतान पूरे हो चुके हैं। पैसा मांगने पर ही केंद्र छात्रवृत्ति के लिए पैसा देती है। अभी केंद्र से 3 से 4 करोड़ की राशि मिली है जबकि और भी राशि की जरूरत है। तो चमरा लिंडा की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 3 से 4 करोड़ की राशि केंद्र को वापस भेजी जाएगी। योजना लागू होने के बाद इस साल की राशि मिलेगी। तो चमरा लिंडा की तरफ से छात्रवृत्ति को लेकर के आरोप लगाया गया। अब देखिए, छात्रवृत्ति के लिए अब तक कितनी राशि मिली है वो आपको बता रहे हैं। 2023-24 की बात कर लें, उसके बाद देखिए पोस्ट मैट्रिक के लिए बीसी कैटेगरी में मात्र 77.2% की राशि दी गई है और इससे ज्यादा की जरूरत थी। जब तक केंद्र का इंटेंशन नहीं क्लियर होगा तब तक समाधान में प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे पास बजट का प्रावधान भी है लेकिन हम तब तक उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक केंद्र का हिस्सा नहीं आ जाए। 1 से 8 क्लास तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेट देता है। इसलिए ST SC OBC 70% हो चुका है 1 से 8 क्लास तक। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जहाँ पर शेयर है। आप जहाँ पर शेयर है तो शेयर जब तक वहाँ, शेयर में भी प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर वो शेयर नहीं आएगा मेरे पास तो मेरा पैसा मेरे पास आएगा ही नहीं वित्त विभाग से। वो दरवाजा ओपन ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं, बजट मेरे पास होने के बावजूद भी। तो ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। दूसरी एक चीजें आ रही हैं सॉल्यूशन के लिए कि केंद्र सरकार अब सीधे स्टेट को पैसा नहीं दे रही है, इस छात्रवृत्ति वाला वो अपने पास रख रही है। अब उसका कहना है कि ठीक है, अब जब मांगेंगे आप तब हम देंगे। तो अब हम जब मांगेंगे तब वो देते जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, मगर जो पैसा अभी छोटा मोटा दिया है, थोड़ा बहुत 3-4 करोड़ दिया है केंद्र से, उसको फिर वो वापस जाएगा। अभी वापस जाएगा, देन फिर से स्पर्श वाला योजना लागू होगा। तो शायद ये संभव हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन फिर भी हम लोग सेशन के बाद दिल्ली जाने को चाह रहे हैं। दिल्ली जा करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। हमको बहुत सिंसियरिटी है बच्चों का प्रॉब्लम के प्रति में।
देखिए, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक राज सिन्हा ने यह कहा कि यह सरकार राज्य की बेहतरी के लिए कुछ भी करने वाली नहीं है, पैसा खर्च नहीं कर रही है। विपक्ष का यह कहना है कि सरकार ना तो सवाल के जवाब दे पा रही है और ना ही राज्य हित के मुद्दे पर स्पष्टता दिखा रही है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य के विकास के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। जिन मुद्दों में पैसा खर्च नहीं हुआ उस पर भी सरकार चुप है और चुनाव के समय किए गए वादे पर भी सरकार खामोश है। बातों को सुनने के बाद ही लग गया था कि सरकार इस राज्य के बेहतरी के लिए कुछ नहीं लाने वाली है, कुछ करने वाली नहीं है। जो पैसे खर्च नहीं कर पाई उनके विषय में कुछ बोलने वाली नहीं है, या जो वादे किए थे उसने इस राज्य के लिए उन वादों पर कुछ बोलने वाली नहीं है। और उसी प्रकार से जवाब भी आना शुरू हुआ तो हम लोगों ने कहा कि इसको बैठ करके कुछ फायदा नहीं, सरकार वही अपना बीन बजाते रहेगी। देखिए, झारखंड विधानसभा में तीसरे दिन ध्यान आकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बाद में इस बहस में स्पीकर भी हस्तक्षेप करते हुए नजर आए और इसके बाद स्पीकर के साथ भी प्रदीप यादव की बहस हो गई। जानिए क्या है ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। क्या सभी प्रमंडलों में है? हमें बताएं तो। हमारे जो पोस्ट एक बार सुन तो लीजिए, आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी बात क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। और बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा सर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव एक दल में रहने के बाद भी दोनों में अदावत पुरानी है। दोनों नेता सदन में कई बार उलझ चुके हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मौका था ध्यान आकर्षण का। प्रदीप यादव ने राज्य में थैलेसीमिया मरीजों के इलाज का मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि क्या इन मरीजों का मुफ्त में इलाज होता है और क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरह मदद करने की इच्छा रखती है। रखा है सदन के पटल पर, और जिस प्रश्न को हमने पूछा है कि सरकार हमें बताए, आप बैठ जाइए मंत्री जी आदर पूर्वक, कि भाई हमने सरकार से जानने का प्रयास किया, क्या उन पीड़ित बच्चों को जो ब्लड पैक्ड सेल ब्लड दिया जाता है वो आपके पास कोई सेंटर है इस राज्य में जो फ्रीली उन्हें ब्लड दिया जाता है? आप सीधे बताइए हमें, प्रश्न तो ऐसा है मेरा। सवाल पर जब स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया तो उससे प्रदीप यादव संतुष्ट नहीं दिखे, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। प्रदीप यादव ने इरफान अंसारी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार थैलेसीमिया मरीजों के इलाज के लिए पैसे देगी। हम सेमिनार करवाए सर, और हम जानना चाहे कि आखिर झारखंड में 25 साल हो गया, आखिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट क्यों नहीं लगाया? महोदय, आउट ऑफ वे जाके प्रदीप जी को मैं कहना चाहता हूँ, आउट ऑफ वे जाके सर हम लोगों ने टाई अप किया सीएमसी भेलोर और हमारे जो नारायणा हॉस्पिटल कलकत्ता से सर, हमारे जो पोस्ट एक बार सुन तो लीजिए, आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी बात क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। और बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा। मंत्री और विधायक के बीच बढ़ता बहस देखकर स्पीकर ने बीच बचाव किया और नियमन देकर मामले का निपटारा किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को घेरने का कोई भी मौका प्रदीप यादव नहीं छोड़ते। इस बार भी सदन में इसकी तस्वीर दिखी। विपक्ष पूरे बहस के दौरान सत्ता पक्ष के 2 सदस्यों के बीच चल रही कुश्ती को देखता रहा, जबकि अपनों में हो रही भिड़ंत से सरकार की किरकिरी जरूर हो रही थी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड में सरकार ने 15 दिसंबर से धान खरीद का ऐलान किया है, लेकिन इसके लिए 3,200 रुपए की जगह 2,450 रुपए ही देने की घोषणा की गई। एमएसपी की अनदेखी पर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है, तो जेएमएम और कृषि मंत्री ने केंद्र पर ही एमएसपी को लेकर के ठीकरा फोड़ दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किसानों से धान खरीद और उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। झारखंड सरकार ने 15 दिसंबर से धान की खरीद का ऐलान किया है। इसके लिए किसानों को प्रति क्विंटल 2,450 रुपए एक मुश्त और त्वरित भुगतान किया जाएगा, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है।
बीजेपी ने राज्य सरकार को उनके वादे के अनुसार 3,200 रुपए एमएसपी की मांग की, जिस पर सत्ताधारी दल जेएमएम ने केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाया। इस सरकार ने बहुत देर कर दी। अब बताएं, अब 1 महीना पूर्व से खलिहान में धान जो है वो जमा हो रहा है, खेतों से धान कट रहा है, और अब आप जाकर क्रय केंद्र खोल रहे हैं। तो बिचौलियों ने तो पूरा, मुझे लगता है 50-60% धान जो है वो खेतों से ही खरीद लिया। तो अब सरकार खरीदेगी क्या? एमएसपी जो केंद्र सरकार का है, हम उसमें भी एड ऑन कर रहे हैं। 81 रुपए का बोनस हम लोग दे रहे हैं। अगर बहुत शुभचिंतक बने हैं, बहुत हितैषी बने हैं, तो घोषणा कर दें पूरे देश में। एमएसपी बढ़ाने की मांग बहुत पुरानी है। धान खरीद को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार की ओर से बढ़ती गई देरी से किसानों का नुकसान होने की बात कही, साथ ही 3,200 एमएसपी के अधूरे वादे भी याद दिलाए। उन्होंने 3200 रुपया कहा था साहब, और आधा धान तो लोगों ने बेच दिया, वो भी विलम्ब से कर रहा है, तो लूट ही रहा है न, झारखंड की जनता को ठग ही रहा है न। पूरे मामले पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब एमएसपी की घोषणा की गई तो उसे धरातल पर उतारा जाएगा, लेकिन विपक्ष के दबाव में सरकार कोई फैसला नहीं लेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलने पर दाम बढ़ाने की बात कही। कॉर्पोरेट का सरकार है केंद्र सरकार, तो मैं चाहती हूं आप मीडिया बंधुओं, ये जो सवाल है एमएसपी को लीगलाइज करने वाली सवाल, ये भी आप बीजेपी के लोगों को पूछने का काम करें। झारखंड सरकार ने धान खरीद का मूल्य 3200 रुपए तय किया था, लेकिन अभी 2,450 रुपए पर ही खरीद की जा रही है। विपक्ष सरकार पर अपने ही वादे से मुकरने का आरोप लगा रहा है। वहीं राज्य सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ती नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच अच्छी कीमत की आस लगाए किसान पिस जरूर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, सरायकेला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क किनारे खड़े हाईवा से टकराई है बाइक। आपको बता दें कि मौके पर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरायकेला थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर सरायकेला से सामने आ रही है, जहां सड़क किनारे खड़े हाईवा से बाइक टकराई और मौके पर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। इसी बीच देखिए, जमशेदपुर से भी इस बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लैक बक मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। टाटा जू में 10 ब्लैक बक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और जो जानकारी सामने आई है, बीमारी की वजह से मौत हुई है। सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से मौत हुई है। टाटा जू में 10 ब्लैक बक की मौत हो गई है। सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से ये मौत हुई। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इस वजह से ही ब्लैक बक की मौत हुई। देखिए, चाईबासा जिले के बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य बनाने की बात कहकर के नेपाल भेजा गया और इस मामले में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 27 बच्चों को नेपाल भेजे जाने की बात सामने आई है। चाईबासा के रांगामाटी गांव से नेपाल भेजे गए 11 बच्चों में से 2 बच्चों के घर वापस लौट आने के बाद ये मामले का खुलासा हुआ। जो जानकारी सामने आ रही है, रांगामाटी गांव के बच्चों के परिजनों ने डीसी से मिलकर के नेपाल में उनके बच्चों को बंधक बनाकर रखने और धर्म परिवर्तन के लिए मुंडन करवाने की बात कही है और ये आरोप लगाया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की टीम इस मामले में रांगामाटी गांव भी पहुंची थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां बच्चों की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य बनाने की बात कहकर के नेपाल भेजा गया और वहां पर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसके बाद 2 बच्चे वहां से भाग करके अपने घर वापस आए चाईबासा। और जब वो चाईबासा आए, उन्होंने पूरे वाकया को अपने परिवारजनों को बताया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिवार वाले अब पुलिस के पास पहुंचे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को उन्होंने अवगत कराया है। 11 बच्चों को और वहां से वापस लाना है और उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तो लालच देकर के बच्चों को चाईबासा से नेपाल भेजा गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण का ये देखिए पूरा खेल कैसे चला। नेपाल में धर्मांतरण को लेकर के बच्चों का मुंडन कराया गया। ज्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट और कुछ स्कूल में पढ़ते हैं। परिवार वालों ने डीसी से वापसी की अब गुहार लगाई है। पुलिस भी अब इस मामले में एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। डीसी के आदेश पर जांच के लिए टीम का गठन भी किया गया। 9 दिसंबर को टीम छानबीन के लिए गांव भेजी गई और बच्चों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
आप बच्चा को पढ़ाएंगे तो और ये घर बिल्डिंग बनाएंगे बोल रहे हैं। अच्छा, तो पैसा वैसा नहीं है, मुंडा जी ऐसा बोल रहे हैं था, तो इस बोल रहे हैं तो कहीं से भी मांगो और बच्चा को पढ़ना सिखाना जरूरी है। उधारी लेके? हाँ, उधारी से पैसा। कितना दिए पैसा? 3000। 3000 दिए। कब ले गया? कब ले गया? 11 तारीख को बच्चा को ले लिया। के बारे में पता चला है अलग अलग प्रखंड से, जो कि किसी शिक्षा के या किसी अन्य प्रयोजन के नाम पर यहाँ से नेपाल ले जाए गए हैं। अब इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनसे बाल मजदूरी कराई जा रही थी या उनका धर्म परिवर्तन करा करके कोई ऐसी शिकायत थी, लेकिन हम लोग इसकी तह तक पहुँच रहे हैं और ये हम लोग इस चीज़ को बहुत गहराई से देख रहे हैं कि कहीं ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का तो मामला नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी प्रकार से सभी बच्चों को उनके परिवार से के पास वापस ले आए, और यदि परिवार को भी इस संबंध में कोई अन्य सुझाव देना है या कोई अन्य उन्हें सहयोग चाहिए तो बिल्कुल आकर के बताएं। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के चाईबासा सदर प्रखंड के सुदूर क्षेत्र में स्थित रंगामाटी गांव में मौजूद हूं। ये वही रंगामाटी गांव है जहां से 11 बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य का झांसा देकर बिचौलियों द्वारा नेपाल भेज दिया गया है। वहां से 2 बच्चे किसी तरह भागकर वापस इस गांव लौट आए हैं और उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं ये रंगामाटी गांव, और जिनके बच्चों को ले जाया गया है बिचौलियों द्वारा नेपाल भेजा गया है, उन परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति, उनकी गरीबी इतनी है, आप ये देख रहे हैं कि ये एक महिला है और इनके 2 बच्चों को नेपाल भेजा गया है और इनका घर भी नहीं है। कई बातें आ रही हैं। एक बात ये भी आ रहा है कि इन बच्चों को वहाँ धर्मांतरण कराया जा रहा है। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन गंभीर हुआ है। जिला प्रशासन की टीम आज इस गांव भी पहुंची थी सुबह, और पूरे मामले की छानबीन जांच पड़ताल जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। बच्चों के परिजनों ने जिला प्रशासन से ये गुहार भी लगाया है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर रही है और कब तक इस गांव के हुए नन्हे मुन्ने बच्चे वापस अपने परिजनों के पास पहुंचते। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो बता दें आपको कि किस तरीके से ये किया गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। बच्चों को बहला फुसला करके नेपाल भेजा गया। धर्मांतरण का खेल कैसे वो आपको बता रहे हैं। 27 बच्चों में से 16 बच्चे नाबालिग हैं जिनको बहलाया फुसलाया गया। 2 बच्चे भाग करके किसी तरीके से अपने गांव पहुंचे, जहां उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया, और बच्चों की वेशभूषा देख करके परिवार वाले अब हैरान हैं। गांव पहुंचे बच्चों का मुंडन करवाया गया और बच्चों ने परिवार को आपबीती भी सुनाई कि किस तरीके से उनके साथ वहां पर नाइंसाफी उनके साथ की जा रही है। ग्रामीण मुंडा और 3-4 लोगों पर साजिश का आरोप भी लगाया है। और देखिए इसी बीच जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां गैराज में आग लगी है। आपको बता दें कि गैरेज में आग लगी है। इग्रो ट्रैफिक सिग्नल के पास आग लगी। ट्रैफिक सिग्नल के पास गैरेज में आग लगी है। गैरेज में खड़ी कार और ऑटो जल करके खाक हो गई। आग लगने से गैरेज मालिक का लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो सिद्धगोड़ा थाने के इग्रो सिग्नल की यह घटना है। राजधानी रांची में बाइक चोरी की बढ़ती घटना से लोग परेशान दिख रहे हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह का खुलासा किया। रांची पुलिस ने 4 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की 5 बाइक भी जब्त कर ली गई है। पुलिस की गिरफ्त में आया अपराधी कारू सिंह जेल से छूटने के बाद अपने सहयोगियों के साथ रातू इलाके में बाइक चोरी कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के जो तार हैं वो कई जिलों तक फैले हुए हैं और पुलिस अब इस पूरे मामले पर एक्शन ले रही है। तो एक राजहंस सिंह और कारो सिंह उसका नाम सामने आ रहा था और वो हाल फिलहाल जेल से छूटा था और बाइक की चोरी के गिरोह को लीड कर रहा था।
तो उसको हिरासत में लेके पूछताछ किया गया तो उसने बाइक चोरी की बात को स्वीकार की। 2 बाइक उसके पास से बरामद हुआ और उसने बताया कि उसके सहयोगी जो कि गुमला के भी रहने वाले हैं और कांके के रहने वाले हैं, उनके पास अन्य चोरी के बाइक हैं, तो उसी के निशानदेही पे छापामारी की गई। राज्य से इसी बीच बड़ी खबर, जहां बीच सड़क में शव दफनाने की तैयारी। बरियातू के रानी बागान में दहशत का माहौल है। सड़क पर गड्ढे की खुदाई करने से दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पहले भी दफनाया जा चुका है शव, तो पहले भी आदिवासी समाज के लोग शव दफना चुके हैं। बरियातू थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां बीच सड़क में शव दफनाने की तैयारी की जा रही थी और इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई है। बरियातू के रानी बागान में दहशत का माहौल है। सड़क पर गड्ढे की खुदाई करने से दहशत का माहौल है। देखिए, झारखंड में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। विदेश में छिपे गैंगस्टर के विदेश आतंकियों के साथ गठजोड़ की पूरी खबर है। फिलहाल